और आइए अग्निसागर के इस अंक के अंत में मैं निवेदन करूंगा कविवर श्री हरिओम पमार से कि वे कारगिल युद्ध पर लिखी हुई उनकी रचना का वाचन करें। यह एक अजब संयोग है और संभवतः भारत की शांति प्रियता के कारण भारतीय साहित्य में बहुत कम युद्ध गीत देखने को मिलते हैं। भारत में युद्ध गीत का इतिहास कोई बहुत बड़ा नहीं है, यद्यपि भारत ने बहुत सारे बाहरी आक्रमण झेले हैं और आंतरिक व्यवस्था के अंतर्गत भी युद्ध हमारी राजनीतिक और सामरिक व्यवस्था का एक अंग रहे हैं, तथापि भारत में बहुत कम युद्ध गीत हैं। और ऐसे युद्ध गीत जो न केवल हमारे वीरों का स्तवन करते हों, वंदन करते हों, बल्कि हमारे पूरे देश को चेतना देते हों, राष्ट्र को एक शक्ति देते हों, उन विपरीत परिस्थितियों में खड़े होने की, युद्ध करने की। मेरा निवेदन है कि इस अग्निसागर के अंत में अपनी उस कविता को प्रस्तुत करें जो कारगिल युद्ध के दौरान लिखी गई और कारगिल के अमर शहीदों के लिए, जिसमें बड़े भावुक स्मरण हैं और निस्संदेह जो इस बात को रेखांकित करती है कि कविवर हरिओम पमार उत्तेजनाओं के अभिधा के ही कवि नहीं हैं, अपितु वे मन वचन प्राण से कवि हैं और उनके भीतर, कहीं गहरे भीतर, उनके अंतर्मन में एक गीतकार बैठा हुआ है। मेरा निवेदन है श्री हरिओम पमार से कि वे कारगिल युद्ध पर लिखी अपनी रचना का वाचन करें। आप जोरदार तालियों के साथ हमारे कवि का स्वागत करें। श्री हरिओम पमार। कारगिल युद्ध के बाद मैंने कविता लिखी है, जोरदार तालियां बजाइए फिर। धन्यवाद। एक कविता पढ़ देता हूं। कारगिल युद्ध के बाद एक ऐसे रिश्ते हैं हमारे भारत और पाकिस्तान के, कभी युद्ध कर लेते हैं, फिर समझौता कर लेते हैं, फिर युद्ध कर लेते हैं, फिर समझौता कर लेते हैं। ऊपर गोली चलती रहती है, नीचे वार्ता चलती रहती है। रिश्ते बड़े अच्छे रिश्ते हैं हमारे। लेकिन अगर राजबाई जी जब लाहौर गए तब भी कारगिल घुसपैठ हो चुकी थी, तो फिर लगता है कि अब रिश्ते समाप्त। अगर कोई दोस्ती का हाथ बढ़ाते समय उसको मालूम है कि वो दूसरी तरफ कुछ गड़बड़ कर रहा है, कुछ दोस्ती से गले मिल रहा है, तो दुख होता है कि लगता है कि रिश्ता समाप्त होने की प्रक्रिया है। मैं ऐसा मान के कविता आपको सुनाता हूं। कारगिल युद्ध के बाद कवि क्या सोच सकता है। मैं युद्ध का हिमायती कभी नहीं था, हिंसा का समर्थन नहीं करता। मेरी मान्यता रही है, मैं वो कलम नहीं हूं जो बिक जाती हो दरबारों में। मैं शब्दों की दीप सिखा हूं अंधियारे चौबारों में। मैं वाणी का राजदूत हूं, सच पर मरने वाला हूं, डाकू को डाकू कहने की हिम्मत करने वाला हूं। मेरी कलम वचन देती है अंधियारों से लड़ने की, राजमहल के राजमुकुट के आगे तनकर अड़ने की। उस कवि का मर जाना ही अच्छा है जो खुददार नहीं। देश जले मैं कुछ ना बोलूं, मैं ऐसा गद्दार नहीं। देश जले मैं कुछ ना बोलूं, इसलिए कारगिल युद्ध के बाद मैंने कविता बोली है। दुश्मन ने विश्वासघात का छुरा पीठ में गाड़ दिया, दुश्मन ने विश्वासघात का छुरा पीठ में गाड़ दिया। शिमला समझौते में खींचे मानचित्र को फाड़ दिया। बारूदी अंगारे लेकर सीमा रेखा लांग चुका, कसमें वादे प्यार मोहब्बत सब खूंटी पर टांग चुका। तो तुम भी घातों का निर्णय एक बार हो जाने दो, एक युद्ध सीमा रेखा के आर पार हो जाने दो, एक युद्ध सीमा रेखा के आर पार हो जाने दो। भारत सारंगा हाड़ी के अरमानों की छाती है, लक्ष्मीबाई चूड़ावत के बलिदानों की छाती है, गांधी गौतम महावीर के संदेशों की धरती है, संत कबीरा गुरु नानक के उपदेशों की धरती है। सूरज सबसे पहले किरणें इस धरती को देता है, सूरज सबसे पहले किरणें इस धरती को देता है। ईश्वर भी अवतार हमेशा इस धरती पर लेता है, ईश्वर भी अवतार हमेशा इस धरती पर ले। और केवल एक गवाही काफी है ये सिद्ध करने के लिए कि ये देश कभी बहुत महान था, ये जगत गुरु था, हिंदुस्तान सारी दुनिया का गुरु था। इसको सिद्ध करने के लिए केवल एक पंक्ति पढ़ता हूं, एक गवाही इतिहास की, और आपको लगे एक गवाही से सबूत मिलता है कि हम महान थे, तो सदन के एक एक व्यक्ति की तालियां चाहूंगा सुनना। सूरज सबसे पहले किरणें इस धरती को देता है, सूरज सबसे पहले किरणें इस धरती को देता है, ईश्वर भी अवतार हमेशा इस धरती पर लेता है। विश्व विजेता हमको मेहंदी रोली देकर चला गया, विश्व विजेता हमको मेहंदी रोली देकर चला गया। सेल्यूकस अपनी बेटी की डोली देकर चला गया, सेल्यूकस अपनी बेटी की डोली देकर चला गया। मेरे भारत का कोई भी हमलावर इतिहास नहीं, और हमारे पास किसी का मुट्ठी भर आकाश नहीं। जिन्ना ने गांधी जी से जो भी मांगा सम्मान दिया, भारत माता का बंटवारा सहकर पाकिस्तान दिया। लेकिन चंद महीनों में ही तुम मौका दिखा बैठे, कश्मीर पर हमला करके अपनी जात दिखा बैठे, कश्मीर पर हमला करके अपनी। और इतिहास पर उंगली उठाने जा रहा हूं साहब, मेरी उंगली उठती ठीक लगे तो ताली बजा देना, ठीक नहीं लगे तो मत बजाना।
इतिहास पर उंगली उठाने की हिम्मत भी कर रहा हूं और कोशिश भी कर रहा हूं सुनना। लेकिन चंद महीनों में ही तुम मौका दिखा बैठे, कश्मीर पर हमला करके अपनी जात दिखा बैठे। नेहरू जी की एक भूल का ये अंजाम हुआ देखो, नेहरू जी की एक भूल का ये अंजाम हुआ देखो। सांप गले में पड़ा हुआ है ये परिणाम हुआ देखो, सांप गले में पड़ा हुआ है ये परिणाम हुआ देखो। हमने ढाका जीता, भारत का झंडा गड़ सकता था, दर्रा हाजी पीर जीत कर भी भारत लड़ सकता था। लेकिन हम तो ताशकंद के समझौते में चले गए और हमारे लाल बहादुर जी दुनिया से चले गए, और हमारे लाल बहादुर जी दुनिया से चले गए। पांच धरा से मिट ही जाता मौके टाल दिए हमने, पांच धरा से मिट ही जाता मौके टाल दिए हमने। लाखों कैदी भुट्टो की झोली में डाल दिए हमने, लाखों कैदी भुट्टो की झोली में डाल दिए हमने। हम परमाणु ताकत होकर भी लाहौर गए बस में, हमने शिमला समझौते की कभी नहीं तोड़ी कसमें। फिर भी बार बार हमलों से भारत घायल होता है। आदरणीय जो कहना चाहता था वो सुनिए। हम परमाणु ताकत होकर भी लाहौर गए बस में, हमने शिमला समझौते की कभी नहीं तोड़ी कसमें। फिर भी बार बार हमलों से भारत घायल होता है। मैं दिल्ली से पूछ रहा हूँ आखिर ये क्यों होता है, मैं दिल्ली से पूछ रहा हूँ आखिर ये क्यों होता है। उत्तर कहीं नहीं मिलता है, शर्मसार हो जाता हूँ। इसीलिए मैं कविता को हथियार बनाकर गाता हूँ, इसीलिए मैं कविता को हथियार बनाकर गाता हूँ। मैं दिल्ली से पूछ रहा हूँ धोखा कैसे खाया था। ये कविता मैंने दिल्ली में पढ़ी तो वाजपेयी जी खबर आई, चुप हो जा, मैं कमेटी बिठा के पता लगा रहा हूँ। मैं चुप हो गया। कमेटी की रिपोर्ट आई है, बड़ी महत्वपूर्ण रिपोर्ट है वो, सुब्रमण्यम कमेटी। 4 महीने की मेहनत है उसकी। उसको 2 काम सौंपे गए थे, घुसपैठ हुई कैसे और आगे से होना इसके उपाय बताओ। 4 महीने मेहनत की उन लोगों ने, बड़ा महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाला है। जानते हो क्या निष्कर्ष है? घुसपैठ इसलिए हुई कि निगरानी नहीं थी, और आगे से ना हो इसके लिए क्या करें? निगरानी रखो। क्या निष्कर्ष! लेकिन मेरा यह सवाल ही नहीं था साहब, मेरा सवाल कुछ और था। और आपके दिल में यह सवाल उठता हो तो ताली बजाकर इस सवाल का समर्थन करना। मैं दिल्ली से पूछ रहा हूँ धोखा कैसे खाया था, मैं दिल्ली से पूछ रहा हूँ धोखा कैसे खाया था। भेष बदल कर रावण मेरे घर में कैसे आया था। क्या निगरानी वाले सूरज का पहरा गद्दारी था, क्या निगरानी वाले सूरज का पहरा गद्दारी था। या सोने का हिरण हमारी देशभक्त पर भारी था, या सोने का हिरण हमारी देशभक्त पर। और इससे भी बड़ा छाला है दिल में, आप आज्ञा दे तो मैं उस छाले को फोड़ना चाहता हूं, जी भरकर समर्थन चाहता हूं मैं आपका। और ये सवाल कचोटन बनकर आपके दिलों में उठता हो, आपके दिलों में कील की तरह फंसता हो ये सवाल, तो मुझे हिम्मत देना कि मैं इस बात को और शक्ति से पूरे देश में गा सकूं। जो हमलावर मेरे पर्वत की सीमा में आए थे, जो घुसपैठी मेरे पर्वत की सीमा में आए थे, अपनी अपनी मुट्ठी में बारूद छिपा कर लाए थे। जो मंसूबे बांध रहे थे वे करगिल को बांटेंगे और सियाचिन भारत माँ के मानचित्र से काटेंगे। जिनके कारण जली चिता की राख अभी तक गर्म पड़ी, कल परसों जो भरी गई थी मांग बिना सिंदूर खड़ी। जिनके कारण श्वेत हिमालय गर्म खून से लाल हुआ, जिनकी तोपों के दोनों से घायल माँ का भाल हुआ। उनको क्षमादान देने का निर्णय कैसे लिया गया, उनको घर से वापस जिंदा जाने कैसे दिया गया। यह अद्भुत युद्ध है। मैं अपने गांव गया था, मेरे गांव के किसानों ने पूछा ये क्या हुआ था भाई, तू पढ़ा लिखा है, जरा हमको हिंदी में समझा दे। मैंने कहा साहब हुआ कुछ नहीं था, मान लो आपके घर में कोई डाकू आ जाए और आप चुपके से टेलीफोन कर दें पुलिस को, पुलिस आके डाकू को घेर ले, उस डाकू को मार सकती थी, पकड़ सकती थी, समर्पण करा सकती थी, लेकिन पुलिस को ऊपर से आदेश आया इस डाकू को मत पकड़ो, इस डाकू को मत मारो, ये वापस जाना चाहता है, वापस जाने दो। डाकू ने कहा हाँ वापस जाना चाहता हूं, लेकिन थक गया हूं, 2-4 दिन आराम करके वापस जाना चाहता हूं। तो पुलिस को खबर दी गई कि इसको आराम करके वापस जाने दो। ये करगिल युद्ध था। इसके सिवा और क्या युद्ध था? ऑपरेशन विजय मना लिया आपने, क्या जीता था? उत्तर देता हूं, एक पंक्ति में सुनना। उनको क्षमादान देने का निर्णय कैसे लिया गया, उनको क्षमादान देने का निर्णय कैसे लिया गया, उनको घर से वापस जिंदा जाने कैसे दिया गया। बिना समर्पण छोड़ दिया है मनमानी शैतानी को,
राजनीति की गाली है ये सेना की कुर्बानी को, राजनीति की गाली है ये सेना की कुर्बानी को। सेना मर मर कर पाती है, दिल्ली सब खो देती है, और शहीदों के लोहू को स्याही से धो देती है। मैं इस कायर राजनीति से बचपन से घबराता हूँ, इसीलिए मैं कविता को हथियार बना कर गाता हूँ, इसीलिए मैं कविता को हथियार बना कर गाता हूँ। गीत मेरी भाषा नहीं है, गीत मेरी विधा नहीं है, लेकिन जिस दिन कैप्टन मनोज तलवार का शव मेरा उठाया था, मैंने बहुत दूर से, इतनी भीड़ थी, बहुत दूर से बस पता चला कि शव जा रहा है। 2 पल को लगा कि कुछ पलकों में आंसू हैं, और किसी भी आंख में जब टेलीविजन पर शहीदों की शव यात्रा देखकर आंसू आए हो, उन आंसुओं के लिए एक छंद लिखा है मैंने। और किसी मंदिर में मुझे पूजा करनी हो और मुझे आरती याद नहीं हो, तो मैं इन पंक्तियों को पढ़ सकूं, ये कहकर मैं आपके सामने अपना श्रेष्ठतम पढ़ने जा रहा हूं। मैं दिनकर का 5 जन्म भी गहन मौन में खोया हूँ, मैं दिनकर का 5 जन्म भी गहन मौन में खोया हूँ। उन बेटों की याद कहानी लिखते लिखते रोया हूँ, जिन माथे की कुमकुम बिंदी वापस लौट नहीं पाई, जिस माथे की कुमकुम बिंदी वापस लौट नहीं पाई। चुटकी झुमके पायल ले गई कुर्बानी की यमराई, कुछ बहनों की राखी जल गई है बर्फीली घाटी में, वेदी के गठबंधन मिल गए हैं करगिल की माटी में। पर्वत पर कितने सिंदूरी सपने दफन हुए होंगे, 20 बसंतों के मधुमासी जीवन हरण हुए होंगे। टूटी चूड़ी धुला महावर रूठा कंगन हाथों का, कोई मोल नहीं दे सकता बासंती जज्बातों का, कोई मोल नहीं दे सकता बासंती जज्बातों। एक क्षण को मन में सोचना, एक क्षण के लिए, जो पहले पहले चुंबन के बाद लाम पर चला गया, जो पहले पहले चुंबन के बाद लाम पर चला गया, नई दुल्हन की सेज छोड़कर युद्ध काम पर चला गया, उसको भी मीठी नींदों की करवट याद रही होगी, खुशबू में डूबी यादों की सलवट याद रही होगी, खुशबू में डूबी यादों की सलवट, उनको भी मीठी नींदों की करवट याद रही होगी, खुशबू में डूबी यादों की सलवट याद रही होगी। उन आंखों के 2 बूंदों से 7 सागर हारे हैं, उन आंखों के 2 बूंदों से 7 सागर हारे हैं, जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगलसूत्र उतारे हैं, जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगलसूत्र। उन आंखों की 2 बूंदों से 7 सागर हारे हैं, जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगलसूत्र उतारे हैं। गीली मेहंदी रोई होगी छुपके घर के कोने में, ताजा काजल छूटा होगा छुपके छुपके रोने में, जब बेटे की अर्थी आई होगी सूने आंगन में, जब बेटे की अर्थी आई होगी सूने आंगन में, शायद दूध उतरवाया हो बूढ़ी माँ के दामन में, शायद दूध उतरवाया हो बूढ़ी माँ के। और आप जानते हैं सारे संसार में ये परंपरा है कि स्त्रियां अर्थी को कंधा कभी नहीं देती, लेकिन सीकर का एक बेटा मरा करगिल में, उसकी पत्नी ने दुनिया में पहली बार नई परंपरा पैदा की। यह संसार में पहली घटी घटना है, इससे पहले संसार में किसी भी औरत ने शव को कंधा नहीं दिया था। 2 पंक्तियां पढ़ता हूं साहब। जब बेटे की अर्थी आई होगी सोने आंगन में, शायद दूध उतर आया हो बूढ़ी माँ के दामन में, वो विधवा पूरी पृथ्वी का बोझा सर ले सकती है, वो औरत पूरी पृथ्वी का बोझा सर ले सकती है, जो अपने पति की अर्थी को भी कंधा दे सकती है, जो अपने पति की अर्थी को भी कंधा दे सकती है। मैं ऐसी हर देवी के चरणों में शीश झुकाता हूँ, इसीलिए मैं कविता को हथियार बनाकर गाता हूँ, इसीलिए मैं कविता को हथियार बनाकर। जिन बेटों ने पर्वत काटे हैं अपने नाखूनों से, कल्पना करो कैसे लड़े होंगे -30 टेम्परेचर में। जिन बेटों ने पर्वत काटे हैं अपने नाखूनों से, उनकी कोई चाह नहीं है दिल्ली के कानूनों से। जो सैनिक सीमा रेखा पर ध्रुव तारा बन जाता है, उस कुर्बानी के दीपक से सूरज भी शर्माता है। गर्म दहानों पर तोपों के जो सीने अड़ जाते हैं, उनकी गाथा लिखने को अंबर छोटे पड़ जाते हैं। उनके लिए हिमालय कंधा देने को झुक जाता है, कुछ पल को सागर की लहरों का गर्जन रुक जाता है। उस सैनिक के शव का दर्शन तीरथ जैसा होता है, चित्र शहीदों का मंदिर की मूर्त जैसा होता है, चित्र शहीदों का मंदिर की। और अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूं कविता की। बार बार की गद्दारी को भारत क्यों सह जाता है, बार बार की गद्दारी को भारत क्यों सह जाता है।
सीमा से ज्यादा संयम भी कायरता कहलाता है, दुनिया में ज्यादा संयम भी कायरता कहलाता है। भैंस के आगे बीन बजाना बहुत समय तक ठीक नहीं, खुद को बिच्छू से कटवाना बहुत समय तक ठीक नहीं। नागफनी पर बेला चंपा कभी नहीं खिल सकते हैं, पत्थर की आंखों में आंसू कभी नहीं मिल सकते हैं, पत्थर की आंखों में। और बहुत जोश में कहना चाहता हूं, और जोश में ही प्रतिक्रिया होनी चाहिए। जिनके कारण पूरी घाटी जली दुल्हन सी लगती है, जिनके कारण पूरी घाटी जली दुल्हन सी लगती है, पूनम वाली रात चांदनी चंद्र ग्रहण सी लगती है, जिनके कारण माँ की बिंदी दाग दिखाई देती है, वैष्णो देवी माँ के घर में आग दिखाई देती है। जब तक ये जिंदा है तब तक करगिल जंग अधूरी है। इन जाफर जय चंदों का मर जाना बहुत जरूरी है, इन जाफर जय चंदों का। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको, और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे आज के कवि श्री हरिओम पमार को। प्रिय श्रोताओं, सिद्धांत कैसेट्स के कुछ ऐसे ही सुमन लेकर, कुछ ऐसे ही पुष्प लेकर, कुछ ऐसी ही प्रस्तुतियां लेकर आगामी अंकों में हम आपके सम्मुख पुनः उपस्थित होंगे। आपके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद।